गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग देखिए क्या लेके आए हैं। कल हम लोगों ने उस दिन क्या पढ़ लिया था, मोलल उन्नयन और मोलल अवनमन स्थिरांक दोनों हो गए थे। आज हम लोग देखिए दो नियम एक साथ पढ़ेंगे, एक है हेनरी का नियम और एक है राउल्ट का नियम। और इन दोनों को एक साथ पढ़ने की मेन वजह ये है कि इन दोनों नियमों को एक साथ पढ़ने की वजह इनका संबंध भी है और ये दोनों नियम एक ही कॉन्सेप्ट पे कार्य करते हैं। ठीक है, विलेयता पे, ये भी विलेयता पे कार्य करेगा और ये भी विलेयता पे, बस थोड़ा सा अंतर है। ये गैस की विलेयता द्रव में समझाएगा और ये द्रव की विलेयता द्रव में समझाएगा। समझ में आ रही है बात? इसमें हम जो विलयन, चूंकि हम लोग विलयन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें गैस को जब द्रव में विलय करते हैं तो क्या कंडीशन होती है और क्या रूल लगते हैं, उसे हम कहते हैं हेनरी का नियम। वैज्ञानिक हेनरी के द्वारा दिया गया था। और जब द्रव को ही द्रव में या किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं तो उस समय क्या नियम काम करता है, उसको राउल्ट के नियम में समझाया गया था। यानी दोनों नियमों में हम विलेयता के बारे में ही पढ़ेंगे, बस कंडीशन अलग है। इसमें गैस को द्रव में घोला जा रहा है, उसमें क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और जबकि राउल्ट के नियम में क्या है, द्रव को द्रव में या किसी ठोस को द्रव में घोला जा रहा है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गौर कर लेते हैं हेनरी के नियम के बारे में। देखिए हेनरी ने जो नियम समझाया था उसको अगर हम लोग एनसीईआरटी की बुक में देखें तो एक हमें कुछ फिगर ऐसे दिखाई देगा। इस तरीके से 3 बॉक्स सॉल्यूशन के बनाए गए हैं उसमें, इस तरीके से। और इन तीनों बॉक्स में लिक्विड है, तीनों बॉक्स में कोई भी लिक्विड, वाटर ले लो, कोई भी लिक्विड ले लो, ठीक है। या मान लिया कि हमने कोई सॉफ्ट ड्रिंक या वाटर ही ले लिया, वाटर ही सॉफ्ट ड्रिंक, वाटर ही होगा। और इसके ऊपरी भाग में एक प्रेशर लगाने के लिए यहाँ पे दो 1-1 केजी के हमने वजन, 1-1 केजी का वजन हमने इसमें रख दिया है और यहाँ पे CO2 गैस उपस्थित है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर में यहाँ पे 1-1 किलो वेट के 3 वाट रख दिए। फिर इसमें देखिए 2-2 किलो के 3 वाट रख दिए, 2-2 केजी के। और यहां भी CO2 गैस है और यहां भी CO2 गैस है। ये वाटर है हमारे पास, ये भी वाटर है और ये भी वाटर। तो हेनरी इस नियम से बस इतना समझाना चाह रहे थे कि जब आप किसी गैस को द्रव में घोलना चाहते हैं, हमने एग्जांपल ये इसलिए लिया क्योंकि ये हमें अक्सर दिख जाता है। आप देखेंगे तो ये सोडा वाटर बनने जा रहा है। ठीक है, या देखा होगा सोडा वाटर की मशीनें आपको मिल जाएंगी, दुकानों पे अक्सर होती हैं। ठीक, या एक सिंपल सा एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बनने जा रही है तो यहाँ देखिए वाटर में हमें, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, CO2 गैस को डिजॉल्व कराया जाता है। अब चूंकि हमें पता है कि गैस वाटर में कैसे डिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसेस स्टेट में है। तो इन दोनों को घोलने के लिए हेनरी ने एक नियम बताया कि अगर हम इन पे वेट बढ़ाएंगे, अब वेट बढ़ाने का मतलब वेट सिर्फ नहीं, वेट से प्रेशर बढ़ रहा है, मेन कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर है। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो CO2 इसमें घुलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उन्होंने देखिए वेट को बढ़ाना चालू कर दिया। यहां इन्होंने सिर्फ 1-1 किलो के 2 वेट लिए, यहां 3 वेट ले लिया, तो इन्होंने दिखाया कि CO2 और डिजॉल्व हो रही है। फिर यहाँ पे इन्होंने 6 किलो वजन ले लिया। यानी कि जैसे जैसे ये समझाना चाह रहे हैं सिर्फ, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में डिजॉल्व हो रही है। यानी कि किसी गैस को अगर किसी द्रव में घोलना है या किसी गैस की द्रव में विलेयता,
उसके दाब के प्रोपोर्शनल होती है। ये समझाने के लिए उन्होंने ये पेटकल बनाया था। और आप सबकी एनसीईआरटी जो मेन बुक्स आती हैं उनमें सबसे ऊपर ये फिगर इसलिए बना के ड्रॉ किया गया है ताकि वहां से भी आप देख के समझ सकते हैं हिंदी का नियम क्या है। तो बताइए जरा, आपको समझ में आया कि नहीं? हिंदी का नियम कितना आसान है, फिगर से तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी गैस को अगर हमें द्रव में घोलना है तो हमें क्या करना है? दाब को बढ़ाना है। यानी कि दाब को हम जितना बढ़ाएंगे तो गैस द्रव में उतनी ही अधिक मात्रा में विलय होगी। तो इसके लिए इन्होंने जो फार्मूला दिया, बस यहाँ इन्होंने एक चीज की थी कि जो टेम्परेचर था उसको कांस्टेंट रखा था, बस इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इनके हिसाब से जो फार्मूला निकल के आया था, इन्होंने कहा कि स्थिर ताप पर, ये हेनरी के थे, ठीक है, हेनरी ने बताया था ये, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी स्थिर ताप पर किसी गैस को अगर आपको द्रव में घोलना है तो उसकी जो विलेयता होगी वो उसके दाब पे, देखिए दाब बढ़ता जा रहा है, तो दाब के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला इन्होंने क्या दिया कि P प्रोपोर्शनल टू X, यानी कि P क्या है, यहां पे दाब है, और X यहां पे क्या है, विलेयता है, जिसको हम लोग मोल पर लीटर में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने बताया कि जो दाब है वो उसकी विलेयता के प्रोपोर्शनल होगा, और जब इन्होंने प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट के रूप में क्या लिया, KH इंटू एक्स, और यहां पे KH इन्होंने क्या लिया, तो KH एक स्थिरांक है जिसको नाम दिया गया हेनरी स्थिरांक। अब बताइए हेनरी के नियम आपको समझ में आ गया है या नहीं? बिल्कुल जी। देखिए पहले इसलिए हमने आपको समझा के तब थ्योरी बनाई, और थ्योरी बिल्कुल इसी पे बेस्ड, कोई वर्ड हमने अलग से नहीं उठाए। ठीक है, कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर कांस्टेंट रख के जब आप किसी गैस को द्रव में घोलना चाहते हैं या किसी गैस की विलेयता मापना चाहते हैं तो दाब के प्रोपोर्शनल होगी। आप दाब जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे x का मान भी बढ़ता जाएगा, यानी P प्रोपोर्शनल टू x, P बराबर KH इंटू एक्स। KH क्या है, निस्तार। अब इसके कभी कभी अनुप्रयोग की बात कर देता है। अनुप्रयोग यानी इसका कहाँ कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं या कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा सकता है। तो इसके यूज हमें कई जगह देखने को मिल जाते हैं। सबसे जो नॉर्मल यूज है वो हम देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, अदर प्रकार जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं जो हम लोग सामान्य जिंदगी में पीते हैं, उनमें सब में आप देखा होगा एक अलग प्रकार का स्वाद होता है, या आपको एक एसिड टाइप का महसूस होता होगा। वो एसिड यही होता है कि जब H2O को CO2 में डिजॉल्व कराए तो H2CO3 हाइड्रोकार्बोनेटेड एसिड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एसिड। इसलिए गौर किया होगा जब आप कभी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल खोल के एक बार उसको यूज करके और फिर आप उसको कोल्ड ड्रिंक्स को फ्रिज में रख देते हैं तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स में वो स्वाद नजर नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक्स को खोलते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है, जिस प्रेशर से वो कंपनी से लॉक की जाती है, वो प्रेशर लीक हो जाता है। फिर आप ना तो वो प्रेशर लगा के उसको बंद कर सकते हैं, आप ऐसे ही बंद करके रखाते हैं जाके, तो जो CO2 उसमें डिजॉल्व थी उससे जैसे ही प्रेशर हटेगा, तो चूंकि वो डिजॉल्व किस वजह से थी, प्रेशर की वजह से, तो जैसे उसका प्रेशर हटेगा तो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगी, वो CO2 से अलग हो जाएगी। फिर वो वाटर और शक्कर का स्वाद रहेगा जिसमें सुक्रोज घोली गई होगी, शरबत जैसा आपको लगेगा। ठीक है, तो वो हेनरी के नियम की वजह से होता है। सेम इसी प्रकार जब गोताखोर पानी के बहुत अंदर जाते हैं तो वहां भी उन्हें ऑक्सीजन लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम होती है और ऑक्सीजन वहां पे घुलने लगती है। ठीक है, इसी वजह से चूंकि पानी का प्रेशर होता है, अधिक गहराई में समुद्र का प्रेशर बढ़ता जाएगा।
इसी वजह से वहां भी हेनरी नियम कार्य करता है। इसीलिए देखा होगा पनडुब्बियां भी ज्यादा नीचे तो नहीं जा सकती हैं, क्योंकि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर रहना चाहिए। अगर बाहर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो पनडुब्बी ब्लास्ट हो जाएगी। जैसे आपने अभी एक कांड सुना ही था, टाइटैनिक का देखने गए थे मलबा, वहां भी हेनरी नियम में कहीं ना कहीं समस्या आई होंगी, इसीलिए बाहर का प्रेशर जो है वो अंदर के प्रेशर से ज्यादा हो गया और उसने सबमरीन को काम खत्म कर दिया। ठीक है, ऐसे जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां भी दाब अधिक हो जाता है। तो कई जगह पे हमें हेनरी का नियम सामान्य जीवन में भी दिखाई देता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि जो हेनरी का नियम है वो राउल्ट के नियम में कैसे काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हेनरी के नियम में तो हमने देख लिया कि गैस को जब द्रव में विलय करते हैं तो क्या होता है। अब राउल्ट के नियम में आते हैं। राउल्ट के नियम में बताया गया कि मान लिया कि हमारे पास कोई द्रव है, इसको हम नाम मान लिया द्रव एक। ठीक है, एक हमने द्रव और ले लिया लिक्विड, इसको हमने दूसरा द्रव मान लिया। अब अगर हम यहां गौर करें कि इस द्रव को, ये एक हो गया और ये दूसरा द्रव हो गया। ठीक, अब अगर हम देखें कि इसका वाष्प दाब कितना होगा, यानी भाई द्रव का भी तो दोनों वाष्पशील द्रव होने चाहिए, तभी तो वाष्प दाब हमें प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ वाष्प दाब की बात की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ दोनों जो लिक्विड होने चाहिए कैसे होने चाहिए, वाष्पशील। तो जैसे ही वाष्पशील लिक्विड को इसमें मिलाया जाएगा, तो अगर हम पूछेंगे कि एक का या दूसरे का वाष्प दाब कितना होगा, तो इसमें बताया गया था, इन्होंने बताया किसी वाष्पशील विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता। ठीक है, इनका कहने का मतलब था कि कोई भी विलयन, जैसे पहला हमने विलयन लिया है, अब इसका अगर वाष्प दाब अगर देखेंगे, अगर इनको दोनों को मिला दिया गया है, तो इसका वाष्प अगर आप देखेंगे तो इसका वाष्प दाब किसके बराबर होगा, प्रत्येक अवयव, इसके अवयव यानी इसी के वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होगा। यानी कि अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि लाओ P1 का, इसको हमने P1 मान लिया क्योंकि पहला विलय लिया है, कि हम लाओ P1 का वाष्प दाब निकालें, तो P1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, X1 के, यानी कि इसके मोल अंश के। X1 को यहाँ क्या ले रहे हैं, मोल अंश। ठीक है, अब जब आप प्रोपोर्शन हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट बस KH नहीं आएगा, बस यही अंतर होता है। आगे बताएंगे कि विशेष परिस्थिति है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बराबर X1, यहाँ पे P01 लिया जाता है। P01 क्या है, यानी कि जब दोनों को मिलाया गया होगा उससे पहले जब P1 अलग होगा तो इसका शुद्ध वाष्प दाब, P1 जब अलग होगा तो इसका शुद्ध वाष्प दाब P01 के बराबर होगा, यानी P01 जो है ये इसका शुद्ध वाष्प दाब है। अब जब मिला दिया गया है तो इसका कितना भाग इसमें मिलाया गया है उसी का गुणा करोगे तो टोटल वाष्प दाब प्राप्त हो जाएगा कि P1 का वाष्प दाब कितना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे P2 का वाष्प दाब निकालना चाहते हैं, ये वाष्पशील के लिए दो कंडीशंस में होती हैं। ये पहली कंडीशन चल रही है, राउल्ट के नियम में दो शर्तें हैं। ये पहली शर्त है जब वाष्पशील द्रव, ठीक है, यहां आप लिख दे रहे हैं ये वाष्पशील द्रव। अभी हम लोग अवाष्पशील पे भी जाएंगे, वहां एक नया फार्मूला में प्राप्त होगा। वाष्पशील द्रव के लिए है। अब अगर P2 आप निकालेंगे तो P2 किसके प्रोपोर्शन होगा, हम जानते हैं X2 के प्रोपोर्शन होगा। क्यों, क्योंकि वही बात हो गई ना कि प्रत्येक अवयव चाहे जिसका वाष्प आप निकाल रहे होंगे वो अपने ही मोल अंश के बराबर होगा। तो P2 प्रोपोर्शनल टू X2, X2 उसका मोल अंश हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसका प्रोपोर्शन हटाएंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, P02 और इनटू X2। ठीक है, ये दोनों का पहले हमने अलग अलग, यानी कि उसका अलग वाष्प दाब कितना है, उसका अलग वाष्प दाब कितना है, टोटल मात्रा के हिसाब से। ठीक है, लेकिन
अब अगर वो उन दोनों को कंबाइन कर रहा है, कई बार न्यूमेरिकल में वो बोलेगा इसका शुद्ध का वाष्प दाब इतना था, इसका इतना था, इसकी इतनी मात्रा, इसकी इतनी मात्रा, दोनों को कंबाइन कर दिया तो हम लोग डाल्टन के नियम में पहुंच जाएंगे। आपको याद हो फर्स्ट ईयर में डाल्टन का नियम था, जिसे हम लोग डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहते हैं। उन्होंने कहा था कि जब भी दो द्रव या दो गैसें मिलाई जाएं तो टोटल वाष्प दाब यानी पीटी बराबर कितना होता है, P1 और प्लस P2। यानी अगर पीटी टोटल दोनों मिला के निकालना चाहते हैं तो पीटी कितना आ जाएगा, x1 इंटू P1 नॉट प्लस x2 इंटू P2 नॉट। ये हमारे पास फाइनल फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। लेकिन फिर आप कई बुकों में देखेंगे तो यहाँ XA और ये PA लिख दिया जाता है, XB PB लिख दिया जाता है, वो आप उसी के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए आप परिस्थिति में अंतर क्या हुआ है। देखिए अगर आप हेनरी के नियम की राउल्ट के नियम से तुलना करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्थिरांक KH आ गया है और जबकि यहाँ पे स्थिरांक उसी का शुद्ध वाष्प दाब आया है। तो ये एक बस विशेष परिस्थिति है जहाँ KH का मान P0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसकी एक विशेष परिस्थिति कही जाएगी द्रव के लिए। तो हेनरी के नियम और राउल्ट के नियम से तक कितना है कि जब हम KH की वैल्यू P0 के बराबर मान लेते हैं तो राउल्ट का नाम है, राउल्ट का जो नियम होता है वो हेनरी के नियम के बराबर हो जाता है। ठीक, तो इसको फटाक से पुश करके आप एक बार नोट कर लीजिए। ये वाष्पशील के लिए है, ये हेनरी का नियम है। फिर हम इसको मिटा के राउल्ट की दूसरी कंडीशन में चलते हैं जो इंटर में इंपॉर्टेंट है, जिससे न्यूमेरिकल लगेंगे। और वो कंडीशन कौन सी है, अवाष्पशील वाली। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कर इसको मिटाते हैं। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, सेकंड कंडीशन किसकी, राउल्ट के नियम की। और वो कंडीशन क्या है अभी हम लोग बताते हैं आपको, किस कंडीशन के हिसाब से हम निकालने जा रहे हैं। राउल्ट का नियम जिसमें अवाष्पशील विलेय अभी तक हमने जो पीछे बात की वो दो लिक्विड थे या ठोस होगा लेकिन वाष्पशील थे। अब देखिए हम किसकी बात करने जा रहे हैं, अवाष्पशील विलेय की। अब पहले इसको हम मन में सोचेंगे इससे होगा क्या, भाई क्या डिफरेंस आ जाएगा। वहां तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। तो देखिए जब आप अवाष्प, मान लिया कि हमने कोई लिक्विड लिया है, ठीक है, ये हमारे पास मान लिया कि ये जल, इसको समझिएगा तभी ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है इसका। मान लिया हमारे पास ये वाटर है, तो अभी तक जब हम इसका P1 निकालते थे तो P1 क्या होता था, प्रोपोर्शनल टू x1। बिल्कुल जी, अभी हमने पीछे देखा। और P1 बराबर क्या था, P01 इंटू x1, ये तो आता था। क्यों, क्योंकि अभी तक ऊपर की सरफेस में सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल होते थे, टोटल वाटर के मॉलिक्यूल। और वाटर के मॉलिक्यूल वाष्पित हो रहे हैं, चूंकि वाष्पशील है इसलिए वाष्प दाब हमें बराबर प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें कोई ऐसा विलेय घोला, मान लीजिए आपने ग्लूकोज घोल दिया, अब ये अवाष्पशील होता है, तो जैसे ही ये घुलेगा तो कुछ पार्टिकल किसके आ जाएंगे, मान लीजिए हमने थोड़े कलर कर दिए, ये पार्टिकल अब आगे ग्लूकोज के, उसके पार्टिकल ऊपर रहेंगे। अब जब ये पार्टिकल ग्लूकोज के आ गए तो आपको खुद समझने की जरूरत है कि आप उतने पार्टिकल वाष्पित हो पाएंगे जितने पार्टिकल जल में वाष्पित हो रहे थे। अब जब उतने पार्टिकल वाष्पित नहीं हो पाएंगे तो यहाँ वाष्प दाब में कुछ कमी आएगी कि नहीं आएगी। जो पहले बार जो ये वाष्प दाब आ रहा और इसके बाद जो वाष्प दाब आएगा उसमें डिफरेंस आपको मिलेगा। और वही डिफरेंस हमारे पास अवाष्पशील विलेय में नहीं मिल रहा था। जबकि जैसे ही हमने अवाष्पशील विलेय घोला तो हमें वो डिफरेंस नजर आने लगा कि नहीं अब तो इसमें डिफरेंस आएगा कुछ ना कुछ।
तो वही डिफरेंस हम लोग क्या बोलते हैं उसको, चलिए इसको मिटा के, उसी डिफरेंस को कहा जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब हम लोग निकालेंगे कि जो डिफरेंस हुआ है, जितना वाष्प दाब हुआ है कम, वो प्रथम वाले वाष्प दाब के सापेक्ष कितना कम हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेल्टा P1, ठीक है। तो जैसे ही आप डेल्टा P1 निकालेंगे तो आप यहां गौर करेंगे कि पहला वाला वाष्प दाब और जो बाद में घटा उसको हम घटा देंगे, यानी कि P0 और माइनस क्या कर देंगे P1, करेक्ट। P0 यानी कि शुद्ध कितना था और घट के कितना आ गया, वही तो आया हमारे पास, ठीक है। इसको डेल्टा P लिखा देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो शुद्ध कितना था और बाद में कितना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू P0, और P1 का मान हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। P1 का क्या आता है फार्मूला, P1 होता है प्रोपोर्शनल क्या होता है x1 के, और जब P1 निकालते हैं तो क्या आता है x1 इंटू P01, करेक्ट, यही तो आता है ना, x1 इंटू P01। अब जब ये वैल्यू आप यहां पुटअप करेंगे आके P1 की, तो क्या हो जाएगा x1 और इंटू P01। अब जैसे ही आप इसमें P0 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस x1, P0 हमने कॉमन ले लिया, P01, सॉरी इसको P01 कर लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग एक ही के लिए देख रहे हैं ना, ठीक है। अब जैसे हमने P01 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया 1 माइनस x1। अब क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना मोलस में, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस x1 इक्वल टू x2, यानी कि अगर आप अब जल के लिए तो विलायक का मोलस हुआ, विलायक के मोलस में एक घटाओगे तो विलेय का मोलस आ जाएगा, यानी x2। अब x2 की वैल्यू जब वहां पुटअप करोगे तो डेल्टा P1 इक्वल टू क्या आ जाएगा P01 इंटू x2। इसको डिवाइड में अगर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा P1 अपॉन P01 इक्वल टू x2। और इसको अगर एक्सप्लेन करके आप लिखेंगे तो डेल्टा P1 हमारे पास क्या था P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू x2 क्या है विलेय का मोलस, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल। तो हमारे पास एक ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा जिसमें ये शुद्ध जल का वाष्प दाब, ये विलयन का वाष्प दाब बटे शुद्ध जल का वाष्प दाब, ये विलेय का मोलस। इसी को कई बुकों में इस तरीके भी लिखा हुआ है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहां हमने माना था कि एक विलयन हो सकता है, दो विलयन होते, और एक ही विलयन के लिए तुम्हारे कोर्स में न्यूमेरिकल है, तो यहाँ विलयन को हटा के फिर मिला लिया कि शुद्ध विलायक और मिश्रित विलयन रख दिया गया है ताकि आपको पहचानने में समस्या न आए। तो देखिए आपको समझ में आया फार्मूला आया कहां से, ये फार्मूला केवल किसकी वजह से आ गया, जो यहाँ पे अवाष्पशील विलेय घोला गया उसने पूरा काम गड़बड़ कर दिया, यानी वाष्प दाब में डिफरेंस आ गया। वही डिफरेंस निकालने के चक्कर में हमारे पास एक नया फार्मूला जनरेट हो गया। अब अवाष्पशील के हिसाब से अगर आप राउल का नियम लिखते हो तो क्या लिखेंगे कि किसी अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलस के बराबर होता है। तो आपके लिए एक नया फार्मूला तैयार हो गया और नई थ्योरी भी। तो राउल के दो नियम हैं, जब कोई आपसे बताए कि किसी वाष्पशील विलयन में प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब विलेय के मोलस के बराबर होता है, तो उससे पूछ लीजिएगा कि सर दूसरी कंडीशन क्या है, ठीक है, क्योंकि दूसरी कंडीशन का नियम भी होता है और उसके हिसाब से क्या होता है कि जब किसी अवाष्पशील विलेय घोला जाएगा तो फिर विलयन का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा वो विलेय के मोलस के बराबर होगा। तो राउल के यहाँ पे कितने नियम है, दो। देखा जाए तो इनको छोड़ दो तो कुल मिला के विलेयता के तीन नियम है, विलेयता के तीन नियम है। द्रव में गैस का विलेय तो हेनरी नियम हो गया, द्रव में द्रव का विलेय तो राउल का नियम फर्स्ट हो गया, द्रव में ठोस का विलेय जो अवाष्पशील है तो राउल का दूसरी कंडीशन का नियम हो गया, ठीक है। अब इन्हीं से न्यूमेरिकल लगेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग इनके न्यूमेरिकल लेके आएंगे। आज हमारा मकसद मेन आपको राउल के नियम को समझाना था, तो आपको समझ में आया कि राउल के नियम एक्चुअली में है क्या,
ठीक है, इसको एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, अगर एक बार समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगी और मेथड क्लियर होगा कि है क्या आखिरकार, राउल्ट का नियम होता क्या है, राउल्ट ने क्यों दे दिया, हेनरी ने क्यों दिया, इनका मतलब क्या है, ये आपको समझना आवश्यक है। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।